फ्रेंड्स, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम शाहरुख को भागते हुए देखते हैं क्योंकि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे होते हैं उसे मारने के लिए। वो अपनी जान बचाने के लिए कैफे के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे जू को दिखाया जाता है जो कि कॉफी पी रही होती है। उस समय वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। वो कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। जू कहती है कि मुझसे दूर हट जाओ, क्या कर रहे हो तुम। शाहू से कहते हैं कि अगर तुमने चुप नहीं ना रही तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। वो उसे यहाँ पे किस कर भी लेता है। वो गुंडे उस तरफ आते हैं पर उसे पहचान नहीं पाते। एकदम से जाओ उसे खुद से दूर करती है और एक थप्पड़ मारती है। वो कहती कि क्या कर रहे हो तुम बदतमीज, एक तो तुमने मेरी कॉफी गिरा दी, ऊपर से मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। वो उससे अपनी कॉफी के 50 रुपए मांगने लगती है। तो यहाँ पर मिस्टर शाहू से कहते हैं कि ऐसा करो तो मेरे इस एड्रेस पे आ जाना जो मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा। उसका ये बिहेव उसे अच्छा नहीं लगता जो को, वो गुस्से में वहां से चली जाती है। शाहू हंसने लगता है और कहता है सच में मेरी होने वाली फेक फियांसे बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी वो गुंडे वहां पर आते हैं और कहने लगते हैं शाहू से, बहुत सामने लोगों ने एक्टिंग तो अच्छी की थी ना। शाहू कहता है कि तुम लोगों ने तो जबरदस्त एक्टिंग की थी। जो को देखते हैं कि जो कि बहुत परेशान होती है और रास्ते में अपना सामान लेके जा रही होती है। तभी उसे एक बात याद आती है, कुछ समय पहले कुछ गार्ड्स आए थे उसके घर पे जिन्होंने कहा था कि तुम्हें बाय फैमिली ने बुलाया है। जो कहती कि मैं किसी बाय फैमिली को नहीं जानती। वहां पे उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि तुम्हें जाना होगा क्योंकि उन्होंने हमें बहुत से पैसे दिए हैं। वो अपनी बेटी की जगह तुम्हारी मैरिज करवाना चाहते हैं मिस्टर लैंग के बेटे से, तो प्लीज तुम वहां पे जाओ। यहाँ पे जो यही सब सोच रही होती है तभी उसके सामने एक कार खड़ी हो जाती है। उसमें से कुछ गार्ड्स निकलते हैं और अपने साथ बाय फैमिली में ले जाते हैं। बाय फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो जो को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते। वहां पे बायलू और उसकी मॉम इंसल्ट करती हैं जो की, कहते हैं ये कंट्री साइड की लड़की कितनी गंदी है, इस घर को डिजर्व नहीं करती, इसे साफ सुथरा करके लाना चाहिए था, हमारे घर को गंदा कर दिया इसने। यहाँ पे जो उसे कहती है कि मुझे यहाँ पे आने का कुछ शौक नहीं था, आप लोगों ने ही मुझे यहाँ जबरदस्ती बुलाया है, क्यों बुलाया है बताओ मुझे। तो वहां पे जाओ को बताया जाता है कि उसे बाउली की जगह पे मैरिज करनी होगी, वो भी लैंड फैमिली के इनलीगल फैमिली के बेटे से, क्योंकि वो एक एक नंबर का शराबी है और लड़कीबाज भी। वहां पर उसे वो मैरिज करने के लिए कहने लगते हैं। जो कहती है कि मैं क्यों मैरिज करूं, मैं किसी से मैरिज नहीं करना चाहती। तो बायलो की मॉम कहती है कि मेरी डॉटर किसी इनलीगल पर्सन से क्यों शादी करेगी, मगर हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इसलिए मैरिज तो हमारी फैमिली में से किसी हमारी एक डॉटर को उससे करनी ही होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम शादी करो मेरी बेटी की जगह। यहाँ पे जो राजी नहीं होती है, वहां पे वो उसे फोर्स करते हैं। तो जो वहां से जाने की बात करती है, लेकिन तभी जो के पेरेंट्स आ जाते हैं उसके लिटिल ब्रदर को लेकर। वहां पे जो की मदर उसे कहती कि इनकी बात मान जो। वो जो कहती कि आप क्या करिए मॉम। उसकी मॉम कहती हम तुम्हारे पेरेंट्स तो है ही नहीं, हमने तो सिर्फ तुम्हें अडॉप्ट किया है, अच्छा हो गया तुम हमारी बात मान जाओ। लेकिन फिर भी वो उनकी बात मानने को राजी नहीं होती। तो वहां पर उसकी जो मॉम होती है उसके छोटे भाई को टॉर्चर करने की बात करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ, तुम ऐसे नहीं मानोगी। वो उसके ब्रदर पर हाथ उठाने वाली होती है। वहां पे अपने भाई को बचाने के लिए जो उनकी बात मान जाती है और कहती है कि प्लीज मेरे ब्रदर को कुछ मत करो, आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। ये देखकर बायलू और उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है। शाहू को देखते हैं कि जो अपनी कंपनी में एंट्री लेता है तो उससे सभी रिस्पेक्ट देने लगते हैं क्योंकि वो उस कंपनी का बॉस है। लेकिन आधे लोग जानते नहीं होते कि एक्चुअली उस कंपनी का रियल बॉस कौन है, क्योंकि सभी जानते कि निक नाम का पर्सन इस कंपनी का हेड है। यहाँ पे शाओ अपने सभी आदमियों से कहता है कि बाहर अगर तुम मुझे देखोगे तो तुम मुझे नहीं पहचानोगे, और हाँ मुझे बताओ कि बाय फैमिली क्या करने वाली है। उसके गार्ड्स उसे बताते हैं कि उसने उस लड़की को अपने घर में एंट्री दे दी है जिसकी आपसे वो फेक मैरिज करवाना चाहते हैं, और लड़की भी पैसों के लिए मैरिज के करने को रेडी हो गई है। शाओ कहते हैं कि मुझे इस बारे में और पता लगाना होगा। वो अपने सारे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें पार्टी देने की बात करता है, तो वो लोग तो वहां पे ड्रिंक करने लगते हैं। लेकिन शाओ जब अपने गार्ड्स के साथ बाहर निकलता है तो बाहर की तरफ जाने ही लगता है
तो ड्रामा करता है ऐसे जैसे उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई हो और वो एक नंबर का शराबी हो। वो ऐसा प्रिटेंड करते हुए वहां से जाने लगता है। तो बाकी गार्ड्स बातें करने लगते हैं, ये तो सच में एक रिच पर्सन है जो हमेशा शराब में ही डूबा रहता है, पीछे से इस जैसे बंदे से कौन शादी करेगी। जो को देखते हैं कि वो जो हॉस्पिटल में होती है क्योंकि उसके भाई की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके भाई का ऑपरेशन करना होगा और एडवांस में 50,000 जमा करवा दो, पर जो के पास तो इतने पैसे होते नहीं है तो वो डॉक्टर से थोड़ा टाइम मांगती है। डॉक्टर कहता है कि हमें ऑपरेशन जल्दी करना होगा वरना उसकी जान जा सकती है बच्चे की। वो बहुत परेशान हो जाती है सुनकर। वो बाइलू के घर पर जाती है और बाइलू और उसकी मॉम से पैसे मांगने लगती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उसे अपने भाई की जान बचानी होती है। तो बाइलू कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी पर तुम्हें अपनी नींव पे बैठना होगा। बाई कि वो हर बात मानने को रेडी होती है क्योंकि उसके भाई की जान खतरे में होती है और वो नीज पे बैठ जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे 50,000 दे दो, आप जो भी कहेंगे मैं वो करूंगी और बाद में आपके पैसे आपको वापस दे दूंगी। वो लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और इंसल्ट भी करते हैं और उसके बाद सिर्फ उसे 500 रुपए देती है और कहती कि तुम्हारी कात बस इतने की है और यहाँ से लेके ये चले जाओ। जो उससे कहती कि तुमने कहा था मुझसे अगर मैं नीच पे बैठूंगी तो मुझे पैसे दोगी, तो प्लीज मुझे पैसे दे दो। तो वहां पे वो एक तरीके से उनके सामने भीख मांगने लगती है क्योंकि उसे अपने छोटे भाई की जान बचानी है। मगर बाइलू तो बहुत ही बुरी होती है और अपने गार्ड्स को बुलाती है और उसे घर से बाहर फेंकवा देती है। जो रास्ते में जाती हुई होती है और उस वो रोती हुई सोती है कि मैं अपने भाई को कैसे बचाऊंगी। वो रास्ते में बहुत रोती है और बारिश में भीग भी जाती है। तभी हम देखते हैं कि शाओ को वो उसी की तरफ देख रहा होता है ध्यान से। वो कार से बाहर निकलता है अम्ब्रेला लेकर और उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन अपने फेस को कवर कर किया होता है उसने ताकि वो उसे देख ना पाए। वो अपना हाथ बढ़ाता है और उसे अपनी कार में ले आता है। जो यहाँ पर मदद करने के लिए उसे थैंक्स कहती है। वहां पे उसे ठंड लग रही होती है तो वो उसे अपना कोट भी पहना देता है, लेकिन तभी ब्रेक लगने से एकदम वो दोनों करीब आ जाते हैं। जो कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है। शाओ कहता है कि मैं जानता हूँ। वो उससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। जो कहती है कि प्लीज मुझे आप हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो कार से जाने लगती है, फिर वापस आती है और कहने लगती है कि शाओ से, मिस्टर मैं आपका नाम नहीं जानती लेकिन आपने आज मेरी मदद की है तो आपको इसके लिए थैंक यू करना चाहती है। वो वहां से चली जाती है भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ। तभी वो देखती है कि डॉक्टर बाहर आ रहे हैं। वो डॉक्टर से अपने भाई के बारे में पूछने लगती है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे भाई की कंडीशन बहुत खराब हो रही है, जल्दी से ऑपरेशन करना होगा, पैसे जमा करवा दो। यहाँ पे वो नीज पे बैठ जाती है उनके सामने भी और कहती है कि प्लीज मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे भाई को बचा लीजिए आप। शाओ ये सब देख रहा होता है, उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी कार से निकलकर वहीं पहुंच जाता है और उठाने लगता है जो को और डॉक्टर से कहता है कि कितने पैसों की जरूरत है। डॉक्टर उसे पैसे बता देते हैं तो शाओ उसे अपना कार्ड दे देता है और कहता है इसके भाई का ट्रीटमेंट कर दो। डॉक्टर वो कार्ड लेकर वहां से चला जाता है। जो उससे कहती है कि थैंक यू सो मच, आपने फिर से मेरी मदद की, मैं आपके एक एक पाई चुका दूंगी। जो उससे उसका कांटेक्ट नंबर मांगने लगती है ताकि वो उसे उसके पैसे वापस कर सके, लेकिन शाओ कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर किस्मत में रहा तो हम दोनों दोबारा से जरूर मिलेंगे। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगता है। जो डिसाइड करती है कि जब भी मेरी इनसे मुलाकात होगी मैं इन्हें इनके पैसे जरूर रिटर्न करूंगी, और ऐसा कहकर वो हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। शाव यहाँ पे उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि ये मजबूर लड़की है बेचारी, इसीलिए मुझसे शादी कर रही है। मुझे लगा था ये पैसों की लालची है, पर ये तो अपने भाई को बचाना चाहती है, इसलिए भाई फैमिली के आगे मजबूर हो गई है बेचारी। आगे हमें वेडिंग का दिन दिखाई जाता है जहाँ पर बाइलू और उसकी मॉम दिखाते हैं। जितने भी गेस्ट आए हुए होते हैं वो सभी तारीफें कर रही होती है बाइलू की। वो कितनी खूबसूरत है और कितने अच्छे से बिहेव करती है, उस जैसी लड़की किसी भी इनलीगल पर्सन से कैसे शादी कर सकती है। वहां पे बाइलू की मॉम कहती है कि सभी से मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही उस पर्सन से, बल्कि हमारी एक और बेटी है जो कि कंट्री साइड पे रहती है, हम लोग उसकी मैरिज कर रहे हैं। तो ये जानकर सभी गेस्ट भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि सही कहा आपने। वैसे भी वो शाओ बाइलू जैसी खूबसूरत लड़की को बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है, उसके लिए तो वो कंट्री साइड की गवार सी ही लड़की ही होनी चाहिए जिसमें ना तो मैनर्स हो ना ही वो खूबसूरत हो। यहाँ पे बाउलू हंसने लगती है और कहती है कि वैसे भी वो मेरी बड़ी सिस्टर है, प्लीज उसके बारे में ऐसा मत कहिए, वो उन्हें सुनेंगे तो वो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। तभी देखते हैं कि शाओ वहां पे पहुंच जाता है, लेकिन सभी यहाँ पे बाइलू की तारीफें कर रहे होते हैं। तो ये देखकर शाओ कहता है कि अजीब बात है,
आज इस पार्टी का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन तो मैं हूँ, मेरी तरफ तो पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, सब बाइलो की तारीफें कर रहे हैं। ये सुनकर बाइलो उसके पास जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि शाओ तुम मुझसे मैरिज करना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और हाँ, तुम्हारी मैरिज मेरी सिस्टर से होने वाली है, तो प्लीज उसे प्यार से अपने साथ रखना। हाँ, वो मेरी जितनी खूबसूरत तो नहीं है, मगर फिर भी तुम्हारे लिए वही परफेक्ट पर्सन है। बाइलू उसे इतनी घटिया बातें कहती है तो शाओ उससे कहने लगता है, अच्छा तो ऐसी बात है क्या, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम काफी टैलेंटेड हो, खूबसूरत भी हो। वैसे मुझे ये बताओ, रात के समय में तुम कौन सी बार में मिलोगी मुझे। ये सुनते ही बाइलू को बहुत बुरा लगता है। वहां पे उसकी मॉम आ जाती है और शाओ को दूर करती है बाइलू से और कहती है कि मेरी बेटी की डिसरिस्पेक्ट मत करो, तुम सच में एक घटिया लड़के हो, तुम मेरी बेटी को बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो, तुम्हारे लिए तो वो गवार सी लड़की ही ठीक है कंट्री साइड की। वहां पे उसे ऐसी बातें सुनाने लगते हैं। जितने भी पार्टी में गेस्ट होते हैं वो कहने लगते हैं कि ब्राइड तो अभी तक आई ही नहीं है, कहीं ये तो नहीं है कि शाओ का नाम सुनते ही वो भाग गई हो, क्योंकि इस जैसे बेकार लड़के के साथ कौन मैरिज करना चाहेगा। लेकिन तभी हमारी जो की एंट्री होती है, जिसे देख के सभी थोड़े दंग रह जाते हैं। बेशक वो कंट्री साइड से आई हुई होती है, बट बहुत खूबसूरत दिख रही थी तब। उसके कुछ लोग तारीफें भी करते हैं, पर बाइलू के सामने तो कहते हैं कि तुम ही ज्यादा खूबसूरत हो। ये सुन के बाइलू बहुत खुश होती है। जैसे ही जो यहाँ पे पहुंचती है शाओ के सामने और उसे देखती है, वो समझ जाती है ये तो वही आदमी है जिसने उसे कैफे में किस किया था। यहाँ पे उसे देख के शाओ कहने लगता है कि फाइनली मेरी ब्राइड आ ही गई। जो उसे कहती है कि इसका मतलब तुम्हें पहले से पता था कि मेरी मैरिज तुमसे होने वाली है। तो शाओ कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता था। शाओ अपनी नीज पे बैठकर उसे एक बुके देता है रोजेस का और उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है और उसके हाथ पकड़ के वहां से भागने लगता है। आगे हम देखते हैं कि वो लोग मैरिज कर लेते हैं और जब वो वहां से बाहर निकल रहे होते हैं तो शाओ यहाँ पे कार्ड देने लगता है और कहता है कि इसमें 50 मिलियन है, इसे तुम रख सकती हो। लेकिन उस कार्ड को वो लेने से मना कर देती है जो, और कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो उसके करीब आकर कहने लगता है, तो तुम्हें क्या चाहिए। तो जो यहाँ पे उससे अलग हो जाती है और चलते हुए उससे बात करने लगती है। कहती है कि मानती हूँ मैंने पैसों के लिए शादी की है, क्योंकि मुझे अपने भाई का ऑपरेशन करवाना था, मगर अब मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए क्योंकि किसी ने मेरी मदद कर दी है ऑलरेडी, जिससे कि मेरे भाई का ऑपरेशन हो गया है। और मुझे ये भी पता है तुम्हें भी फोर्स किया गया था मुझसे शादी करने के लिए। तो हम लोग काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, फिर हम लोग कुछ समय बाद एक दूसरे से डिवोर्स भी ले लेंगे, जब हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे शाओ को इसकी ये बातें अच्छी लगती है तो उसके नजदीक आने की कोशिश करता है, लेकिन जो वहां से चली जाती है, कहती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। ये देखकर शाओ बहुत हंसने लगता है और कहता है कि ये लड़की तो वाकई बहुत कमाल की है, मुझे ये बहुत पसंद आई। जो को देखते हैं कि जब वो हॉस्पिटल में होती है तो एक पर्सन से टकरा जाती है जो उसकी उसे देखता ही रहता है और कहता है कि फाइनली 1 साल बाद मुझसे तुम्हारी मुलाकात हो रही है। जहाँ पे जो उसे देखती है कि तुम कौन हो, तो वो पर्सन उससे याद दिलाता है कि 1 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पे हम ही को देखते हैं जो कि बहुत घायल होता है, तो उस समय जो उसकी मदद करती है और उसकी हेल्प के लिए वहाँ पे एम्बुलेंस को भी बुलाती है। ही यहाँ पे उसका नाम पूछने की कोशिश करता है उससे, लेकिन तब तक जो वहाँ से चली जाती है। तो अब प्रेजेंट टाइम में ली यहाँ पे उसे ये सब याद दिला रहा होता है, तो जो कहती है कि ओह सच में तुम वही पर्सन हो, आई थिंक तुम अब बिल्कुल ठीक हो। यहाँ पे यूज से कहता है कि हाँ तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई थी तब। साथ में वो उसे अपना इंट्रोडक्शन भी देता है और अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे आके मिल लेना। जो कहती है कि थैंक यू सो मच, पर फिलहाल मैं थोड़ी बिजी हूँ, वो वहां से चली जाती है। ली के मन में ख्याल आता है कि ये तो बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें मैं अपनी लाइफ में लाना चाहूंगा और तुमसे फिर से मिलना चाहूंगा। हमें दिखाया जाता है कि ही जब अपने घर से बाहर निकल रहा होता है तो वो मिलता है मिस्टर शाओ से। एक्चुअली शी और मिस्टर याओ वो दोनों स्टेप ब्रदर्स होते हैं। यहाँ पे ही उसे कहता है कि शाओ मैंने सुना है कि तुमने आज एक मैरिज कर ली है, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वो उसके भाई से अपने उसके वाइफ के बारे में पूछता है। वो कहती कि वो अभी तो कुछ टाइम के लिए बाहर गई है, अभी कुछ ही टाइम में वो घर वापस आ जाएगी। उसका भाई कहता है मैं तुमसे भाई से मिलना चाहता हूँ, और कहते ही वो वहां से चला जाता है। तब तक जियो वहां पे आ जाती है और पूछती कि वो कौन था। शाओ से बताने लगता है वो मेरे बड़े भाई हैं, एक्चुअली वो मेरे स्टेप ब्रदर हैं, लेकिन फिर भी वो मुझसे बहुत प्यार करते और मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं। वही एक इकलौते मेंबर है इस फैमिली में जो मुझे बहुत पसंद करते हैं और मुझे इज्जत भी देते हैं थोड़ी।
ये उसकी बात सुन के वो कहती है कि आज से मैं भी तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करूंगी और तुम्हारा ध्यान भी रखूंगी। शाओ को उसकी ये बात बहुत पसंद आती है। वो उसके हाथ को अपने बाहों में डाल लेता है। जो उससे कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। शाओ से कहने लगता है कि तुम्हें अब मेरी फैमिली के सामने जाना है, तो उनके सामने तुम्हें ड्रामा करना होगा, तुम मेरी परफेक्ट वाइफ हो। तो जो कहती है कि आप चिंता मत करें, ड्रामा तो मैं बहुत अच्छा कर लूंगी। तो वो उसके बाद वो अपनी फैमिली से मिलने जाते हैं। वहां पे शाओ की जो स्टेप मदर होती है वो उससे कहती है, फाइनली शाओ तुमने मैरिज कर ही ली। अब वैसे भी तुम्हारे लिए ये लड़की ठीक ठाक ही है। माना कि ये बालू नहीं है, पर जो भी है तुम्हारे साथ अच्छी ही लग रही है। यहाँ पे वो लोग एक्चुअली शाओ की डिसरिस्पेक्ट ही कर रहे थे, क्योंकि वो उसे इनलीगल बेटा होता है उनका। वहां पे उसकी मरी हुई माँ की भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। और ये सुन के शाओ को बहुत गुस्सा अभी आता है। उसकी स्टेप मदर कहती है कि ये लो, मैंने तुम्हारे लिए एक वेडिंग गिफ्ट तैयार करवाया है। वो उसे यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट देती है और कहती है, ये विला मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। आज के बाद तुम इसी विले में अपनी वाइफ के साथ रहना होगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हारी जितनी भी कंपनी के शेयर्स हैं तुम्हें उससे मेरे नाम पे कर दो। यहाँ पे शाओ उनसे कहने लगता है कि जो विला तुम मुझे गिफ्ट कर रही हो, एक्चुअली में वो विला तो मेरा ही है। और हाँ, वो शेयर्स ग्रैंडफादर ने मेरे नाम पे किए थे, वो मैं तुम्हें कभी नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पे उसकी स्टेप मदर को बहुत गुस्सा आता है। वहाँ पे उसकी इंसल्ट बहुत करती है और उसकी मॉम के भी बारे में बहुत बुरा बुरा बोलती है। तो शाओ को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में बोलने लगती है जो। तो ये देखकर शाओ की स्टेप मदर कहती है कि तुम हमारी इस फैमिली के मेंबर नहीं हो, तो अच्छा होगा तुम फैमिली डिस्कशन से बाहर ही रहो। और उसे वो बाहर जाने के लिए कह देती है। और फिर अकेली से में शाओ से बात करती है, कहती है कि मेरी बात मान जाओ, फायदे में रहोगे, वरना तुम्हें इस फैमिली में से कुछ न मिलेगा और ना ही इससे बिजनेस से भी बाहर निकलवा दूंगी मैं। अच्छा हुआ होगा तुम वो मेरे नाम कर दो सारे शेयर्स और हमारे लाइफ से दूर हो जाओ। शाओ उसकी कोई बात नहीं मानता और उन्हें बातें सुनाने लगता है। ये देखकर उसकी स्टेप मदर को बहुत गुस्सा आता है। वो कुछ गार्ड्स को बुलाती है और कहती है कि इसे अच्छे से सबक सिखाओ। तो यहाँ पे वो गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और बहुत सारे कोड़े मारने लगते हैं, जिससे कि शाओ बहुत ही घायल हो जाता है। शाओ को जो अपने घर पे लाती है और कहने लगती है, तुम्हारी फैमिली ऐसे क्यों ट्रीट करती है। शाओ कहता है कि मुझे आदत हो गई है, वो बचपन से ही मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं, लेकिन दुनिया के सामने दिखावा करती है जैसे वो मुझे अपना बेटा मानती हो, बट हकीकत में तो वो मेरी शेयर्स चाहिए उन लोगों को जिसने ग्रैंडफादर ने मेरा नाम किए थे बचपन में। जो को उसकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तुम चिंता मत करो। वो उससे कहती है कि मैं अभी तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। और वो रूम की तरफ जाती है, जिस रूम में जो का छोटा भाई होता है। और वो जो से कहता है, सिस्टर क्या ये वही गंदे अंकल है जिसके साथ आपने मैरिज की है। मैंने सुना है कि ये बहुत गंदे हैं। लेकिन जो उसे समझाती है कि ऐसी बातें नहीं करते हैं, ये गंदे अंकल नहीं है, चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहे ये, पर ये बहुत अच्छे अंकल है और इन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया है। ये सुनकर उसका भाई बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। बाहर खड़ी होकर शाओ ये सब सुनता है और मन में सोचता है कि पहली बार किसी को देख रहा हूँ जो मुझे इस तरह से प्रोटेक्ट कर रही है और मेरे बारे में अच्छी बातें भी कर रही है। यहाँ पे जो भी उसकी तरफ देखने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उससे कहती है कि तुम यहाँ पे रेस्ट करो, हम लोग बाहर हॉल में सो जाएंगे। वहां पे वो अपने भाई को सोफे पर बैठने को कहती है, लेकिन तभी यहाँ पे आ जाती है बायलू और उसकी मॉम और कहने लगती है कि उन दोनों से कि इस घर को खाली करो, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हो। यहाँ ये जो कहती है कि यहाँ पे ये ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं इस घर का रेंट देती हूँ तो मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। लेकिन तभी बाइलू की मॉम उस घर के डॉक्यूमेंट्स दिखाती है और कहती है कि मैंने इस घर को खरीद लिया है, इसलिए तुम्हें इस घर से बाहर जाना होगा। वो यहाँ पर उसकी बहुत इंसल्ट करने लगती है। तो वो अपने रूम से बाहर आ जाता है शाओ भी और कहने लगता है कि ये तमाशा क्या कर रही हो तुम लोग। शाओ को देखकर वो बाइलू और उसकी मॉम हंसने लगते हैं, कहने लगती है कि ओह सच में तुम दोनों साथ में रह रहे हो। मैंने सुना है तुम्हारे मॉम ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, वैसे भी तुम लैंड फैमिली के इनलीगल बेटे हो, तो उस फैमिली में रह ही नहीं सकते हो। अच्छा हुआ मैंने तुमसे अपनी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं की और इस बेकार सी लड़की की शादी तुमसे करवा दी, क्योंकि कि तुम इस जैसी लड़की को ही डिजर्व करते हो। वो लोग यहाँ पर उन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं और उन्हें घर से बाहर निकलने की धमकी देते हैं।
इनकी इतनी बातें सुनने के बाद शाओ भी चुप नहीं रहता और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवाना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारी बेटी की नजर तो मेरे बड़े भाई पे है। वो उससे शादी करना चाहती है और उसके बच्चों को जन्म देना चाहती है ताकि उसकी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। यही चल रहा है ना तुम लोगों के दिमाग में? ये सुन के बायलू को बहुत बुरा लगता है। बायलू भी उन्हें धमकाने लगती है, घर से बाहर निकालने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है इस घर में रहने के लिए, बल्कि सड़कों पे रहो तुम लोग, तो वहां पर जाओ, तुम भी जाओ, अपने हस्बैंड को भी ले जाओ। तो शाओ कहता है कि हमें, तुम्हें क्या लगता है हमारे पास घर नहीं है? हमारे पास एक लग्जरियस घर है। ये सुनकर बाओ हंसने लगती है और कहती है कि ओ, अब सड़कों पे सोना एक लग्जरी घर जैसा हो गया है, तो जाओ, तो फिर सड़कों पे ही सो, क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। साथ में ये वो कहने लगती है कि जो से अगर तुम चाहो तो मेरे घर के टॉयलेट और बाथरूम को क्लीन कर सकती हो, उसके बदले में मैं तुम्हें हर महीने 5,000 दूंगी। ऐसा कहकर वो उनकी बहुत इंसल्ट करती है। शाओ यहाँ पे गुस्से में कहता है, अगर मेरे पास एक विला हुआ तो क्या करोगी तुम? बाओ उससे कहती है कि विला और तुम जैसे फर्नीचर के पास कभी हो ही नहीं सकता। ये कहो, तुम्हारे पास तो एक कमरा भी नहीं होगा रहने के लिए, और तुम लोग विले की बात कर रहे हो। यहाँ पे शाओ से कहता है, अगर मेरे पास विला हुआ तो क्या करोगी तुम? तो बायलो कहती है, अगर तुम्हारे पास सच में कोई विला हुआ ना तो मैं अपनी नीज पे बैठ के तुम लोगों से माफी मांगूंगी। अगर तुम्हारे पास कोई विला नहीं होगा तो तुम्हें माफी मांगनी होगी नीज पे बैठ के। शाओ कहता है कि तो रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी कुछ। वो यहाँ पे उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाने लगता है कुछ। जैसे बायलू और उसकी मॉम डॉक्यूमेंट्स को देखती है, वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स एक बहुत बड़े विला के होते हैं। ये देखकर वो बायलू कहने लगती है कि मॉम, इतना बड़ा विला तुम्हारा कैसे हो सकता है? लैंड फैमिली ने तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुमने इस विला को खरीद लिया है? शाओ कहता है कि बिल्कुल मेरी फैमिली ने मुझे निकाल दिया है, मगर मेरा बड़े भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने ही मुझे ये विला दिया है, जो कि मेरे ने नाम कर दिया है जो के। अब बताओ, अब तुम दोनों क्या करोगी? वो यहाँ पे कहने लगता है बायलू से, चलो अपने नीज पे बैठो और मुझसे और जो से अब माफी मांगो। लेकिन बायलू यहाँ पे ये सब क्या करने वाली थी? वो अपनी जान बचाकर शर्मिंदा होकर वहां से मॉम के साथ भागने की करती है। उनके वहां से जाने के बाद जो शाओ से कहती है कि ये सब क्या था, तो शाओ से कहता है कि सच में मैंने इस विला को तुम्हारे नाम कर दिया है, आज से तुम दोनों का घर है और तुम दोनों वहां पे रह सकते हो। ये सुन के जो और उसका छोटा भाई बहुत खुश होता है और वो वहां पे शाओ को बहुत हक करते हैं। रात के समय देखते हैं कि शाओ शावर लेके आता है, तो जो सोफे पे बैठी हुई थी, जो उसे ऐसा देखकर थोड़ी सी शाय फील करती है। शाओ उससे उसके भाई के बारे में पूछता है, तो जो कहता है कि वो अपने रूम में सो चुका है। वहां पर उसे वो देखने लगता है, तो जो उसके थोड़ा करीब आ जाती है। शाओ भी उसके थोड़ा करीब आने लगता है उसे किस करने के लिए, लेकिन जो उसे खुद से दूर कर लेती है। तभी यहाँ पे जो उसे थैंक्स कहती है आज हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे शाओ कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, थैंक्स करने की जरूरत नहीं है। तो वो उसे वहां पे एक रिंग पहनाता है। उस रिंग को देखकर जो कहने लगती है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रही है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ आए इस रिंग को खरीदने के लिए? वहां पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में शाओ ने उस रिंग को उस स्पेशली जो के लिए बनवाया होता है, लेकिन वो फिलहाल उससे कह देता है, एक मेरा फ्रेंड है जो कि ज्वेलरी डिजाइन करता है, मैंने उसकी बहुत बार मदद की है। अब उसे पता चला है कि मेरी मैरिज हुई है, तो मुझे उसने ये फ्री में गिफ्ट किया है, तो तुम इसे रख सकती हो। यहाँ पे उस रिंग को देखकर जो भी बहुत खुश होती है। शाओ से किस करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले जो उसे चिक्स पे किस करके यहाँ से भाग जाती है। ये देखकर झाओ बहुत मुस्कुराता है। आगे हमें दिखाते हैं कि बायलू को, जो अपने फ्रेंड के साथ बैठी हुई होती है, और बायलू यहाँ पे सिर्फ बुराइयां कर रही होती है जो की और उसके हस्बैंड की। तो उसके फ्रेंड कहती है कि तुम चिंता मत करो, आज रात की पार्टी में तो वो आने ही वाली होगी, हम लोग उसे वहां पे सबक सिखाएंगे और देखना मैं उसकी वहां पे कितनी इंसल्ट करती हूँ। रात के समय हमें दिखाया जाता है पार्टी में, जहाँ पे जब जो पहुंचती है तो वहां पे बायलू और उसकी फ्रेंड मिलकर बहुत इंसल्ट करती है। कहते हैं कि तुम तो यहाँ पे आ गई हो, तुम मगर तुम्हारा वो टीचर सा हस्बैंड कहाँ पे रह गया है? जो उनकी बातें सुनकर उनसे कहने लगती है कि क्या तुम दोनों ने मुझे यहाँ पे इंसल्ट करने के लिए बुलाया है? अगर ऐसा है तो मैं पार्टी से चली जाऊंगी। तो वो लोग उसे रोक लेते हैं और तभी वहां पे बायलू की फ्रेंड की नजर जाती है जो कि हाथों पे, और उसके रिंग को देखकर कहती है कि ओह, तुमने भी एक ऐसी फेक रिंग बनवा ली है जैसे कि बायलू के पास है, क्योंकि बायलू की रिंग तो ओरिजिनल है।
तुम ओरिजिनल नहीं खरीद सकते, इसलिए फेक पहन कर आ गई हो यहाँ पे और अपने आप को रिच दिखाने की कोशिश कर रही हो। वहाँ पे वो उससे कहने लगी है जो कि ये फेक रिंग नहीं है, ये मेरे हस्बैंड ने कल गिफ्ट की थी और उसके एक फ्रेंड ने उसे गिफ्ट की थी जो कि ज्वेलरी डिजाइनर है। बाइलू यहाँ पे सोचने लगती है कि फेक रिंग तो मेरी है, लेकिन मैं इतनी रिच हूँ तो कोई मुझ पे बिल्कुल शक नहीं करेगा कि मैंने एक फेक रिंग पहनी हुई है। वो भी यहाँ पे इंसल्ट करने लगती है अपने फ्रेंड के साथ जो की, और जो कहती है कि नहीं, मैंने किसी की रिंग कॉपी नहीं की है। जहाँ पे जो और गेस्ट होते हैं वो भी जो के बारे में गलत बोलने लगते हैं। बायलू यहाँ पे अच्छा बनने का दिखावा करती है और जो को हक करती है और कहती है प्लीज मेरी बहन के बारे में ये सब मत बोलो, और बड़ी ही चालाकी के साथ उस फेक रिंग को उसके पर्स में डाल देती है और उसके बाद पार्टी को एंजॉय करने का नाटक करती है। लेकिन तभी बायलू से उसकी फ्रेंड कहती कि तुम्हारी रिंग कहाँ गई। तो बायलू ड्रामा करने लगती है कि किसी ने मेरे रिंग को मेरे हाथ से निकाल लिया है। वो यहाँ पे रिंग ढूंढने का ड्रामा करती है और फिर यहाँ पे सभी पहुंच जाते हैं जो के पास और कहते हैं तुम मैं बायलू से बहुत नफरत करती थी ना, तुम्हारे पास ही उसकी जैसी फेक रिंग हो, मे बी शायद तुमने ही उसकी रिंग को चुराया होगा रियल वाली। जो कहते हैं कि मैंने किसी की रिंग को नहीं चुराया है। तो वहाँ पे वो लोग उसका सामान चेक करते हैं और तभी उसके पर्स से बायलू की रिंग नजर आती है और उसके बाद सभी लोग बहुत ज्यादा बुरी बातें करने लगते हैं जो के बारे में। जो कहती भी है मुझे नहीं पता ये मेरे पर्स में कैसे आई। बायलू कहती है कि तुमने मेरी रिंग चुराई है और सभी ये लोग देख चुके हैं अपनी आंखों से, तो इस बार मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, तुम्हें तो सबक दिखाया ही जाएगा। वो अपने गार्ड से कहती है कि जो को परेशान करो। इससे पहले कि गार्ड्स जो को परेशान करते वहां पे आ जाता है शाओजू और उसे बचा लेता है और सभी से पार्टी में कहता है कि मैं अभी प्रूव कर दूंगा कि किसकी रिंग रियल है और किसकी फेक है, क्योंकि जिस रिंग को इसने डिजाइन किया है वो बहुत बड़ा डिजाइनर है लू जाओ। मैं अभी उन्हें कॉल करके बुलाता हूँ। सभी लोग हंसने लगते हैं शाओ पे, क्या सच में ये इतने बड़े डिजाइनर को जानता होगा। लेकिन जैसे ही शाओ उसे कॉल करता है तो थोड़ी देर में ही वो ज्वेलरी डिजाइनर वहां पे आ जाता है। वहां पे सभी हैरान हो जाते हैं, वहां पर क्या सच में इसके कॉल करने पे इतना बड़ा ज्वेलर यहाँ पे आ गया। वालों को उस डिजाइनर की बातें सुनते हैं सभी। बायलू यहाँ पे लूजू से अच्छे से बात करने लगती है और उसे कहने लगती है कि मेरी सिस्टर एक फेक रिंग पहनकर घूम रही है और सबको कह रही है कि इस रिंग को आपने डिजाइन किया है, बल्कि आपकी डिजाइन की रिंग ने तो मैंने परचेज किया था, जो कि फिलहाल मेरी सिस्टर ने चोरी कर ली है। जहाँ पे लूजो कहते हैं मैं अभी प्रूव कर दूंगा इन दोनों में से रिंग रियल वाली कौन सी है। वो रिंग को चेक करता है और सभी को पार्टी में बताता है जो कि जू ने पहनी वो रियल रिंग है और जो दूसरी वाली रिंग फेक है। ये सुनकर पार्टी के सभी लोग कहने लगते हैं कि क्या बायलो फेक रिंग पहन के घूम रही थी। बायलो गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है जो रिंग जो ने पहनी हुई है वो है मेरी रिंग, ना कि ये वाली, इसलिए आई थिंक रिंग को चेंज कर दिया होगा चोरी करने के बाद। लेकिन तभी वो ज्वेलर कहने लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस रिंग को मैंने कभी सेल करने के लिए बनाया ही नहीं था। मैंने इस पे स्पेशली शाओ की वाइफ के लिए बनाया था इस रिंग को, जो कि मेरी तरफ से उनकी वेडिंग गिफ्ट था। तो तुम कैसे कह सकती कि तुमने रिंग को परचेज किया है, बल्कि तुम खुद एक नकली रिंग पहनकर घूम रही हो। यहाँ पे ये सुनने के बाद पार्टी में जितने लोग होते हैं वो बायलू के लिए बुरी बातें कहने लगते हैं कि सच में ये तो एक चीटर लड़की निकली, फेक चीजें पहनकर घूमती है अपने आप को अमीर दिखाने के लिए। यहाँ पे ये सब सुनने के बाद बायलू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बायलू की जो फ्रेंड होती है वो उसे बचाव करने के लिए सामने आती है और इंसल्ट करने लगती है जो की। ये देखकर वो जो ज्वेलरी डिजाइनर होता है वो उस लड़की पे हाथ उठा देता है। यहाँ पर बायलू की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई मुझ पे हाथ उठाने की, क्या तुम मेरी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते हो कि मैं भी एक बहुत बड़े डिजाइनर की डॉटर हूँ। यहाँ पे वो डिजाइनर कहता है कि तुम्हारा फैमिली का बिजनेस मेरी फैमिली की वजह से चल रहा है, लेकिन आज से मैं तुम्हारी फैमिली के साथ सारे अलायंसेस खत्म करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की के पास उसकी फैमिली की तरफ से कॉल भी आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई है। वहां पे जितने भी बायलू की फ्रेंड्स होती हैं वो सारी घबरा जाती हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये लोग मिलकर हमारी फैमिली को भी बैंकक्रप्ट कर दें। तो वो लोग बायलू से कहते हैं कि हम पार्टी से जा रहे हैं और प्लीज आज के बाद हमें कांटेक्ट मत करना तुम, और सभी लोग वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। ये देखकर बायलू का मुंह बन जाता है और वो जोसे को कुछ बातें सुनाने की कोशिश करती है, लेकिन जो से कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और वो अपने हस्बैंड के साथ वहां से निकल जाती है।
यहाँ पे बाइलू को बहुत गुस्सा आता है, अपनी मॉम से कहती है कि मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसकी मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इसे सबक सिखाएंगे। आगे हम देखते हैं कि शाओ के पास लूजे आता है और कहता है कि आज मैंने बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म किया था ना। यहाँ पे उसे खुश होकर शाओ उसे एक कंपनी हैंडल करने को दे देता है और कहता है कि आगे से ऐसे ही मेरे कहने पर ये सारा काम करते रहना। लूजा भी बहुत खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। जो को देखते हैं कि वो की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गई होती है। मैनेजर उससे कहता है कि तुम मैरिड हो, कुछ समय बाद तुम्हारा बेबी हो जाएगा, तो हम ऐसे लोगों को जॉब के लिए हायर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वो उससे कहती है कि वैसे मैं मैरिड हूँ लेकिन मैं 5 साल तक बेबी नहीं करूंगी। अगर मेरा बेबी होता भी है तो उससे आपकी कंपनी के वर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज आप मुझे जॉब के लिए हायर कर लीजिए। देखते हैं शाओ भी उसी कंपनी में एक मीटिंग के लिए आया होता है, तो वो उनकी बातें सुन लेता है। यहाँ पे वो मैनेजर जो के साथ फ्लर्ट करता है और कहता है कि अगर तुम मैरिड हो तो मैं बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस होगा, तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, मैं तुम्हें एक अच्छी सी जॉब के लिए हायर कर लूंगा। लेकिन जो को उसकी ये ऑफर बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो उससे दूर हट जाती है। लेकिन वो मैनेजर तो उसके पीछे ही बढ़ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता शाओ, तो वहां पर वो अपने फेस को कवर करने के बाद जो को बचाने के लिए वहां पे आ जाता है। मैनेजर यहाँ पे चिल्लाने लगता है उन पे और कहता है कि तुम दोनों कौन हो और इस तरह से मेरे काम में क्यों दखल कर दे रही हो? तुम जानते हो कि मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। यहाँ पे शाओ के साथ जो गार्ड होता है वो उस पर्सन को अच्छे से सबक सिखाता है और बोलता है कि तुम खुद नहीं जानते कि तुम बात किससे कर रहे हो। ये 2 मिनट में तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट कर सकते हैं। लेकिन मैनेजर उन्हें बिल्कुल सीरियस नहीं लेता है, बल्कि वो उसे शाओ की ही इंसल्ट करने लगता है और कहता है कि नीचे पर बैठो और मुझसे माफी मांगो, शायद मैं फिर तुम लोगों को छोड़ दूं, नहीं तो मैं तुम लोगों को अभी सबक सिखाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि उस कंपनी का कुछ हेड्स आते हैं वहां पर। वो मैनेजर उनसे कहता है कि बॉस देखिए, ये यहाँ पे मेरे काम में दखल दे रहे हैं। यहाँ पे जो उस कंपनी का रियल बॉस होता है वो अपनी मैनेजर पे हाथ उठाता है और कहता है कि तुम जानते भी हो तुम किस आदमी के साथ पंगा ले रहे हो। कितने हफ्तों के बाद मेरी आज इनके साथ मीटिंग होने वाली थी और तुमने मेरी इस मीटिंग को बर्बाद कर रहे हो। वो मैनेजर समझ जाता है ये पर्सन जो खड़ा है वो कोई नॉर्मल पर्सन बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है। तो वहां पे मैनेजर उनसे माफी मांगता है। शाओ उसे बिल्कुल माफ नहीं करता और साथ में उसे कंपनी से निकलवा देता है। कंपनी का बॉस यहाँ पे शाओ से माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज आप मेरी कंपनी के साथ कोऑपरेट कीजिए, हमारी तो मीटिंग है ना, हम चल के मीटिंग करते हैं। लेकिन शाओ कहता है कि आपका तो स्टाफ बिल्कुल अच्छा नहीं हो, लेडी के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करता है, उन्हें परेशान करता है, तो मैं ऐसी कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। और वो ये मीटिंग को कैंसिल करने के बाद जाने लगता है। तो उसे रोकने के लिए उसके पीछे जो आती है और उसे रोकती है और कहती है मिस्टर, मैंने आपको पहचान लिया है। शाओ को डर जाता है कहीं उसने मुझे सच में पहचान तो नहीं लिया है। लेकिन वो जो कहती है कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल में आपने मेरी मदद की थी, मेरे भाई के ऑपरेशन के लिए आपने पैसे दिए थे, क्या आपको याद आया मैं कौन हूँ? शाओ कहता है ओ तुम वही लड़की हो ना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। जो कहती है मगर मैंने आपको पहचान लिया था, क्या मुझे आप अपना नाम बताएंगे? यहाँ पे शाओ उसे अपना नाम निक बताता है। जो उसे कहती है कि मैं आपके पैसे आपको जल्दी ही वापस दे दूंगी, फिलहाल मगर मुझे अभी जल्दी है, इंटरव्यू देने जाना है, मैं चलती हूँ। वो उसे बाय करके वहां से चली जाती है। रात के टाइम पे जो को देखते हैं कि जो बहुत सारे इंटरव्यूज देने के बाद बहुत ही टाइट होती है और एक कोल्ड ड्रिंक पीती है और बोलती है कि मुझे कोई जॉब नहीं मिली, मैं कैसे हैंडल करूंगी ये सब। तभी एक कंपनी से उसे कॉल आता है और उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें हायर कर लिया और मंथली 10,000 देंगे, क्या आप हमारी कंपनी में जॉब करेंगी? जो कहती कि मैंने तो आपकी कंपनी में अप्लाई किया ही नहीं था। तो वो लोग कहते हैं कि आज हमारे बॉस ने आपको किसी कंपनी में देखा था जिनका नाम निक है और उन्होंने वहां पे आपकी जॉब का रिज्यूम देखा था, आपका रिज्यूम उन्हें अच्छा लगा है इसलिए वो आपको हायर करना चाहती है। जो फौरन से हाँ कर देती है जॉब के लिए। शाओ को देखते हैं जो कि ऑफिस में काम कर रहा होता है। उसका गार्ड कहता है कि सर आपके कहने पर आपकी वाइफ को जॉब दे दी गई है, जैसा आपने कहा था वैसे ही बात की थी उनसे, आगे बता दे क्या करना है। शाओ कहता है तुम्हें बस मेरी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखना है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गार्ड उसे कहता है कि ओके बॉस।
आगे हम देखते हैं कि शाओ अपनी एक बिजनेस मीटिंग में होता है। तभी उसके पास जो की कॉल आती है, जो कि उसे बहुत हैप्पी होके अपनी जॉब के बारे में बता रही होती है। शाओ भी उसे कहता है फोन पे, मैं जानता हूँ कि मेरी वाइफ बहुत टैलेंटेड है। और यहीं पे हमारा आज का पार्ट खत्म होता है। कल जल्दी से आपके लिए सेकंड पार्ट भी ले आएंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।